सो हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग कक्षा 10 गणित बोर्ड परीक्षा 2026 यूपी बोर्ड का वास्तविक संख्याएं की क्लास 1 करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों ने 9th क्लास में वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड बातें पढ़ी थी पहले से ही, उसमें आपने परिमेय परिमेय के बारे में जाना। उसी डिस्कशन को हम इस क्लास में आगे करने वाले हैं। तो हमारी ये पहली क्लास रहने वाली है इस चैप्टर की। और इसमें हम देखते हैं कि जो संख्या पद्धति है उसी का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो जो आपका सबसे पहले आपको जानना है वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। ये वो संख्याएं होती हैं जिनका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, यानी काउंट करने के लिए इनका यूज होता है। और ये एक से स्टार्ट होती हैं। इसमें एक, दो, तीन, चार से लेकर अनंत तक ये संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इसी में जीरो को हम ऐड कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे ऐसे अनंत तक ये सभी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और पूर्णांक क्या होते हैं? तो जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, और इधर नेगेटिव में -1, -2, -3, तो ये सभी पूर्णांक होते हैं। इसमें जो जीरो के इधर वाली संख्याएं होती हैं ये आपके ऋण पूर्णांक होते हैं। और जो ये संख्याएं होती हैं ये धन पूर्णांक होते हैं। जीरो आपका ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर। जीरो ना तो धन धन पूर्णांक में आता है ना ही ऋण पूर्णांक में आता है। इसके बाद आप देखेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं। तो वो संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, यानी कि जिनमें दो का पूरा पूरा भाग लग जाता है। और ये किस रूप में होती हैं? ये 2n+2 के रूप में होती हैं। यानी कि अगर इसमें हम दो कॉमन ले लें तो n+1 हो जाएगा। अगर हम n को 0 रख दें तो हमें मिल जाएगा 2। अगर n को 1 रख दें तो मिल जाएगा 4। n को 2 रख दें तो 6। ऐसे ही हमको संख्याएं मिलती जाएंगी। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। ये दो से विभाजित नहीं होती हैं। ये किस रूप की होती हैं? ये 2n+1 रूप में होती हैं। अगर n को हम 0 रख दें तो आएगी 1। 1 रख दें n को तो हमें मिलेगी 3। ऐसे ही 5, 7, 9, ये सभी विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं व एक से ही विभाजित होती हैं। जैसे ही आपकी 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, और 17 हो गई, 19 हो गई, 23 हो गई। तो ये क्या है? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं या प्राइम नंबर्स हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या किसी अन्य संख्या से भी विभाजित किया जा सकता है। से विभाजित किया
जा सकता है। तो वे सभी भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए को प्राइम नंबर्स यानी कि आपकी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं? तो ये हमेशा पेयर में होती हैं यानी कि जोड़े में होती हैं। जैसे हमने ले लिया 2, 3 को, या 4, 5 को, या ले लिया हमने 7, 9 को। तो यहाँ पे देखिए कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो एक है। यानी कि इसके अगर फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर करेंगे तो वो एक ही है, मतलब एक ही मिलेगा। इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है? एक है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? अब फैक्टर क्या होते हैं वो अभी हम सीखेंगे, देखते हैं। इसमें भी इसका और इसका कॉमन फैक्टर एक ही है, इसीलिए ये सभी सहभाज्य या को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद आपकी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन आपकी क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि आपका क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू आपका अगर 0 हो गया तो पी अपॉन 0 ये फिर क्या हो जाएगी? आपकी परिमित हो जाएगी। ठीक, तो ये 0 नहीं होना चाहिए क्यू। अगर अपरिमेय की बात करें तो इन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2 हो गया, √2, √3, √5, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर यहाँ हम एग्जाम्पल ले लें तो 1/2, 2/3, ये सभी क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं हैं। या 1 ले लिया, इसको भी हम 1/1, या जैसे 2 हमने कह दिया तो इसको 2/1 भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी परिमेय या रैशनल नंबर। और जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारी इर्रेशनल नंबर हो जाएंगी। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो जो इन्हीं दोनों मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का ये वास्तविक संख्याएं संग्रह होती हैं। वास्तविक संख्याओं में आपके परिमेय भी आ जाएंगे, परिमेय भी आ जाएंगे। तो अगर हमें एग्जाम्पल लेना हो इसके तो हम इसमें परिमेय जैसे 1/2 को भी ऐड कर सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं, √3 भी लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये सारी हमारी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। और इस चैप्टर में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं। हाँ, तो आपका अगला जो टॉपिक है वो है अंकगणित का मूल सिद्धांत, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होता है? तो इसमें यहाँ पे एक गलत लिख गया है। प्रत्येक ऐसा समपूर्णांक जो कि एक बड़ा, यहाँ पे समपूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक होगा, ये होल नंबर नहीं होगा। इंटीजर लिख लीजिए यहाँ पे। इंटीजर जो कि एक से बड़ा है उसे अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी इंटीजर ले लें, उसको लिखने का केवल एक ही यूनिक मेथड होगा। क्या है इसका मतलब? देखते हैं। जैसे हमने ले लिया नंबर 9, तो 9 को 1 × 3 × 3 लिख सकते हैं, या इसे ही 1 × 3² लिखा जा सकता है। तो ये एक यूनिक मेथड है। मतलब इसका आप क्रम चेंज कर सकते हैं, क्रम चेंज करके इसको आप 3² × 1 भी कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लिकेशन में क्रम विनिमय का नियम लगता है, यानी कि आप क्रम बदल सकते हैं। तो इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम दूसरा नंबर ले लें, जैसे कि हमने ले लिया 18, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 3 × 3। अब ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। आप इसके अलावा 18 को किसी तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही तो इसकी एक यूनिकनेस है कि आप किसी भी नंबर को एक यूनिक कॉम्बिनेशन के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2।
ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन। अगेन इसमें हम अगर क्रम बदल दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 1 होगा। तो यही हमारी अंकगणित का मूल सिद्धांत है। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्रत्येक ऐसा इंटीजर या पूर्णांक जो कि 1 से बड़ा है, उसे अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याएं क्या, कि जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उनके गुणनफल के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आया होगा, पहले ही आया होगा, कि 18 जैसे हमने यहाँ पे लिया, तो इसको हम 1 into 6 into 3 भी तो लिख सकते हैं। ये भी तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। जी बिल्कुल है यूनिक कॉम्बिनेशन, लेकिन ये मूल सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं फॉलो कर रहा? क्योंकि मूल सिद्धांत में लिखा हुआ है कि यहाँ पर अभाज्य संख्याओं, यानी कि ये जो नंबर होने चाहिए ये अभाज्य होने चाहिए, ये भाज्य संख्याएं होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि 6 क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। इसलिए ये हमारे अंकगणित के मूल सिद्धांत के अनुसार नहीं लिखा जा सकता। हालांकि इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये अंकगणित का मूल सिद्धांत फॉलो नहीं करता है। तो हमने क्या सीखा कि हमेशा एक यूनिक कॉम्बिनेशन ही निकल कर आएगा, आप चाहे जो नंबर ले लें। और यही तो हर नंबर की विशेषता है कि हाँ, उससे एक यूनिक कॉम्बिनेशन ही निकलेगा। इसके बाद अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे बड़े एग्जांपल ले लें कुछ, कि 32 ले लिया हमने, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 into 2 की पावर 5। या हमने ले लिया 50, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 into 2 into 5 into 5। अगेन इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 into 10 into 5। लेकिन क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये एक भाज्य संख्या है। और हमने देखा है कि यहाँ पे जो संख्याएं होनी चाहिए ये अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अगर जनरल टर्म में मुझे लिखना हो, तो अगर माना p कोई पूर्णांक है, कंडीशन क्या है, p ग्रेटर देन 1, तो p को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक यूनिक कॉम्बिनेशन m into n into r डैश डैश, और यहाँ पे गिवन दैट, यानी कि दिया हुआ है क्या, कि m, n, r प्राइम नंबर्स, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे CF और LCM, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त। ये है आपका HCF महत्तम समापवर्तक, और ये है LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त। अगर इसकी हम इंग्लिश में फुल फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा, ये आपका LCM हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF क्या हो जाएगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ पर भी है, कॉमन यहाँ पर भी है। यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मल्टीपल है और यहाँ पे फैक्टर है। तो हम जब HCF दो नंबर्स का निकालेंगे, और हाँ, HCF और LCM हमेशा दो नंबर्स के निकलेंगे, यानी कि दो से ज्यादा भी दो से ज्यादा नंबर्स के भी निकल सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो नंबर रिक्वायर्ड होते हैं HCF और LCM निकालने के लिए। तो हमें जब LCM निकालना होगा तो हम उसके मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणज होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, गुणज। और जब हमें HCF निकालना होगा तो उसके हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या होते हैं, जिससे उसको भाग दिया जा सकता है, वो सारे फैक्टर होते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, 12 और 18 का आपको HCF 6 बताया गया है, ये कैसे निकाला गया है। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 12 और
18 के। तो अगर हम फैक्टर करें यहाँ पे अगर हम फैक्टर करें 12 के, तो 12 को 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में लिखा जा सकता है। और 18 को कैसे लिखा जा सकता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो ये सारे क्या हो गए? फैक्टर हो गए। अब हम देखेंगे कि इसमें मैचिंग के कितने फैक्टर हैं। तो ये 1 1 मैचिंग है, 2 2 मैचिंग है, और 3 और 3 मैचिंग है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें जो हाईएस्ट है, कॉमन फैक्टर जो कि सबसे बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि क्या होगा? 6। तो यही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अगर इन्हीं दोनों नंबर्स को हमको एलसीएम निकालने हैं, तो कैसे करेंगे? तो 12 के हम क्या करेंगे? मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं? 12 स्वयं का मल्टीपल है, फिर 24, फिर 36। ऐसे 18 के निकालें तो 18 और 36। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? 36 36 कॉमन मिल गया। तो ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटा गुणज है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम, यानी कि 36 एलसीएम। अब आपके मन में डाउट आएगा कि नहीं, 36 से तो छोटा 24 है, 12 है, 18 है, ये क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि ये दोनों क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए। यहाँ पर भी कॉमन होने चाहिए और यहाँ पर भी कॉमन होने चाहिए। तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन 36 है। इसके बाद भी कुछ मल्टीपल्स निकलेंगे जो कॉमन होंगे, जैसे अदर जो, अगर मैं आगे लिखूंगा तो आगे भी कॉमन आएंगे, लेकिन वो बड़े होंगे, वो 36 से बड़े होंगे। जो अदर मल्टीपल होंगे जो कॉमन होंगे वो 36 से बड़े होंगे, तो वो एलसीएम नहीं हो सकते हैं। एलसीएम क्या होगा? 36 ही होगा। यहाँ पर लिखा भी है क्योंकि 36 सबसे छोटा गुणज है जो दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होता है। ये आप समझ लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ये एक एलसीएम की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि ये सबसे छोटा ऐसी संख्या होती है जो दोनों से विभाजित हो जाती है। और 6 क्या होता है? जो एचसीएफ क्या होता है? ये सबसे बड़ी संख्या होती है जो दोनों को संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है। तो क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या। आई होप आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया होगा। आगे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के अदर तरीके भी देखेंगे। जैसे इसी एग्जांपल को हम ले लें यहाँ पर। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए ये जो कंपैरिजन टेबल बनी हुई है इसे देखते हैं। तो हमने जैसे पिछले स्लाइड में भी पढ़ा है कि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हमारा पूर्ण भाजक होता है, यानी कि ये दो नंबर जो से एचसीएफ हमने निकाला ए कॉमा बी का, तो ये मान लिया एम आया। तो एम से हम अगर ए को भाग करेंगे, मान लिया एन यहाँ पे एन आ गया, तो ये पूरा पूरा लग जाएगा भाग, यानी कि m इंटू एन जो होगा वो a के बराबर होगा। यहाँ पे m HCF है। ठीक। अगर हमने इसी तरीके से m से b को भाग किया, तो ये भी r टाइम्स मान लिया लग गया, तो ये भी पूरा पूरा लग जाएगा, यानी कि m इंटू आर इक्वल्स टू बी। ये भी पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि HCF क्या होता है? पूर्ण भाजक होता है। एलसीएम पूर्ण भाजक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एलसीएम हमेशा जो निकलेगा वो दोनों नंबर्स में या तो बराबर होगा, मतलब दोनों नंबर्स में या तो एक नंबर के बराबर हो सकता है या तो दोनों नंबर से बड़ा ही होगा। तो जैसे अगर एक केस हमने ले लिया कि इसका एलसीएम बी ही आ गया, ए कमा बी का, तो ये बी को तो पूरा पूरा विभाजित कर देगा वन टाइम, लेकिन क्या ये ए को विभाजित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर इन दोनों से ही बड़ा, मान लिया इसका एलसीएम है कुछ पी करके, तो पी अगर ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है, तो ये इन्हें विभाजित थोड़े ना पूरा पूरा कर पाएगा। ये तो इन दोनों से पूरा पूरा विभाजित हो सकता है, ना कि विभाजित कर पाएगा। इसलिए ये पूर्ण भाजक नहीं हो सकता है, पूर्ण गुणज। अब यहाँ पर
HCF क्या होगा, पूर्ण गुणज नहीं हो सकता क्योंकि वो जैसे हमने निकाला था ना 12 और 18 का, तो ये 6 आया था। तो 12 के अगर हम गुणज लिखें तो ये क्या होते हैं, 12 स्वयं होता है और 24, 36, तो इसमें 6 तो कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा HCF जो होगा वो छोटी संख्या निकलेगी ना, इसलिए ये पूर्ण गुणज नहीं हो सकता है। LCM पूर्ण गुणज हो सकता है। सबसे बड़ा CF होगा, LCM सबसे छोटा होगा। क्या छोटा होगा, LCM सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। और HCF क्या होगा, HCF सबसे बड़ा फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा। यही बात नीचे यहाँ पे लिखी हुई है। और इनका हम यूज क्या करते हैं, उपयोग क्या होता है इनका, भाग देने में, जोड़ने में, समय निर्धारण में। जैसे हमने बोल दिया कि 1/2 और 1/3 को ऐड करिए, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, तो ये 6 होता है, और यहाँ पे 3 आ जाता है और यहाँ पे 2, यानी कि 5/6, यानी कि हम इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम निकाल रहे हैं। और हाँ, एक बात और जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा, कि अगर मान लीजिए दो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, मान लिया ए कॉमा बी, तो इनका जो HCF होता है वो हमेशा 1 होगा, और जो LCM होता है वो हमेशा A इंटू बी होगा। ये आप इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट करके रख लीजिए। जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल में ही देखा था 2 और 3 था, तो ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। 2 और 3 क्या है, को प्राइम्स नंबर है, इसीलिए इनका जो LCM आया था वो क्या आया था, 2 इंटू 3, यानी कि 6 आया था। और अगर इनका हम HCF निकालते, तो अगर 2 में इसके फैक्टर निकालते तो 1 इंटू 2, और 3 में इसके फैक्टर निकालते 1 इंटू 3, तो 1 ही तो आता है इनका, इन दोनों का फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसीलिए HCF क्या हो जाता है इनका, 1 हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो प्राइम नंबर्स का जो LCM और HCF होता है वो अलग होता है, मतलब अलग इन द सेंस कि आपको वो पहले से पता होगा कि हाँ HCF है तो वो 1 होगा, LCM इनका मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा। अब इधर हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा निकालना। अब ये क्या होता है, अगर आपको मैंने पिछला आपने अभी लेक्चर ध्यान से देखा होगा, जो कुछ बातें मैंने बताई हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में किसी नंबर को लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे 60 है, 60 को कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 4×3 = 12, 5×7 होता है। तो इसी तरह 90 को 2 इंटू 9 इंटू 5, ये क्या हो गया, 90 को लिखने का एक अलग तरीका हो गया, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन विधि हो गई। अब अगर इन्हीं दोनों का हमें LCM और HCF निकालना है, तो HCF तो हमने देखा है कि दोनों में जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर हो, अगर मैं इसको 60 को ऐसे लिख लूं, 60 को ऐसे लिखूं, 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, इसको लिख लिया हमने, 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। 90 को कैसे लिख लिया, 90 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें कॉमन देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो वो क्या होगा, ये देखते हैं। यहाँ पर 2 है, ठीक, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 अगेन है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। अगेन यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर भी 5 है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF इसका होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 6 इंटू 5, 30, इसका HCF हो गया।
अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें क्या देखना होगा, 60 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 90 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब हमें देखने हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 स्क्वायर है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3 स्क्वायर है। दोनों में 5 है, लेकिन 5 की मैक्सिमम पावर एक ही बार है, यानी कि ये 4, 9 और 5, ये क्या हो जाएगा, 180। तो ये क्या हो गया इसका एलसीएम। तो ये एक डिफरेंट मेथड है एलसीएम निकालने को। अगर हम जो पिछले मतलब पिछली कुछ देर में पढ़ा है उस मेथड से निकालें तो वैसे कैसे निकलेगा, 60 ले लिया, इसके हमने मल्टीपल लिखे हैं तो 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा और 180 हो जाएगा। 90 के अगर मल्टीपल लिखें तो 90 और 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 180 दोनों में कॉमन है और क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इसीलिए ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं आपको महत्वपूर्ण सूत्र बताता हूँ क्या होता है। ये एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू होता है संख्याओं का गुणनफल। कौन सी संख्याओं का गुणनफल, जिनका हमने एच सी एफ और एलसीएम निकाला है। यानी कि क्या होगा, माना जैसे ए और बी हमारी दो संख्याएं हैं, इनका हमने एलसीएम निकाला, ये आ गया, एचसीएफ निकाला, ये क्या आ गया, क्यू आ गया। तो इस सूत्र के अनुसार क्या है, इसका मतलब है कि P इंटू क्यू इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये मतलब हुआ इस सूत्र का। और इसका यूज बहुत है, आपको मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सवाल इसी से मिलेंगे, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और अदर जो आप आगे एग्जाम अगर देंगे तो उसमें भी पूछे जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन बनाता है, तो वो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जैसे उसने पूछा कि पी दे दिया आपको और क्यू दे दिया, तो जरा कलर चेंज कर लेता हूँ। आपको क्या, पी दे दिया और क्यू दे दिया, ए नहीं दिया और बी दे दिया, तो आपको बी आपसे ए पूछेगा, पूछेगा कि ए बताइए, तो आप इसी फॉर्मूले में रख देंगे और आपको ए पता चल जाएगा। फिर आपसे कैसे हो सकता है कि पी और क्यू में से पी दे दिया, क्यू नहीं दिया, और ए और बी दे दिया, तो आपसे क्यू पूछेगा, वो भी आप निकाल लेंगे। अगर पी नहीं दिया, क्यू दे दिया, ए और बी दे दिया, तब भी आप निकाल लेंगे। और ऐसे ही अगर पी दिया, क्यू दिया, ए भी दे दिया और बी नहीं दिया, तो ऐसे ही मतलब दो तरीके के सवाल बनेंगे, तीन तरीके के सवाल बनेंगे कि एक नंबर नहीं देगा, इन दोनों में से एक नंबर नहीं देगा, और इधर अगर इन दोनों में से कभी कभार एलसीएम नहीं देगा या एचसीएफ नहीं देगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 12 और 18 का। तो अगर हम मान लेते कि आपको दिया होता ये कुछ ऐसे, आपको दिया होता कि दो नंबर हैं ए और 18, इनका जो एचसीएफ है वो है 6 और एलसीएम है वो है 36, और आपसे पूछता है कि ए बताइए क्या है। तो आप कैसे बताते हैं, आप यही सूत्र लगाते कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू 18। तो एच सी एफ आपका है 6, एलसीएम है 36, ये हो जाएगा ए इंटू 18। अब ए को हम इधर रखेंगे, 18 को उधर भेज देंगे, तो ये 6 इंटू 36 अपॉन 18 इक्वल्स टू ए। इससे कट कर दिया, 2 टाइम्स लग गया, तो इक्वल्स टू क्या आया, 12 आया। यानी कि हमारा क्वेश्चन इसमें 12 ही तो दिया था, यानी कि ये सही है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसके आगे का हम दो लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट और समझेंगे इस चैप्टर का, वास्तविक संख्याओं का। और उसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। आपको अगर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपको कोई डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।